आप INB मिनिस्टर भी हैं। OTT जब से आप बने, आप देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता बहुत बढ़ती जा रही है। आप बयान भी देते हैं, लेकिन अभी भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। तो आप क्या करेंगे उस पर? देखिए, ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, इसको लिए एक अवसर था कि जो नया प्लेटफॉर्म मिला है वहां पर मिले, और उसमें जो क्राइटेरिया है सुधीर जी, उस पर अगर आप अलग अलग एज का क्राइटेरिया देखेंगे, 3 साल से कम, 6 साल से कम, 12 साल से कम, 16 साल से कम, 18 और अबव, तो उसकी कैटेगराइजेशन भी अलग अलग की है कि कौन किस किस कंटेंट को कहां कहां देख सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में शिकायतें आई जहां पर अपशब्दों का प्रयोग, अश्लील बातें कहना या फिर कुछ ऐसे सीन्स का आना जो शायद बहुत उचित नहीं था, इंडस्ट्री के साथ डिपार्टमेंट ने बात भी की, और इसका भी जो 3 टायर स्ट्रक्चर है, जहां प्रोड्यूसर के लेवल पे अधिकतर कंप्लेंट्स को किया जाता है, तो 90-92% से ज्यादा वहीं पे एड्रेस होती है। बाकी जो सेकंड लेयर पर है, मैक्सिमम वहां पर आती है, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी पे बहुत कम आती है। लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। क्रिएटिव होने का मतलब अश्लीलता परोसना नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना नहीं है। क्रिएटिविटी कई और तरीकों से भी आ सकती है, और उसमें बदलाव इनको लाना ही चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री और न्यूज इंडस्ट्री, मतलब मीडिया, दोनों में ऐसा ध्रुवीकरण हो चुका है जैसा इससे पहले इस देश ने कभी नहीं देखा? फिल्म इंडस्ट्री भी बढ़ चुकी है। केरला स्टोरी जैसी जब पिक्चर आती है, कश्मीर फाइल्स जैसी जब फिल्म आती है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बढ़ जाती है। ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया भी बढ़ जाता है। देखिए, मैं ये कहूंगा, अभिव्यक्ति की आजादी मीडिया, फिल्म दोनों के लिए है। ना आप मुझसे कोई प्रश्न पूछने से रुक रहे, ना मैं जवाब देने से। मैं अपना पक्ष सामने रख रहा हूं, हमने जो जो कदम उठाए। इसी तरह से कश्मीर फाइल्स हो, द केरला स्टोरी हो, 2 ऐसे विषय जहां पर अत्याचार हुए, लेकिन शायद उतनी चर्चा, उतना न्याय नहीं मिल पाया कश्मीरी पंडितों को, जो उनकी बहु बेटियों के साथ, उनके लोगों के साथ अत्याचार हुए। और आज की पीढ़ी को शायद वो फिल्म देख के पता चला होगा कि उस समय कश्मीर में क्या हुआ, और उस समय की कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक बन के। नहीं, वो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, जब ऐसी फिल्म आती है तो हमारा ही देश 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। आपको याद होगा जब फिल्म फेस्टिवल में एक इजराइल के फिल्म डायरेक्टर थे जो जूरी में आए थे, वो खुद ये कह के चले गए कि ये जो कश्मीर फाइल्स है, देखिए, हमें तो एक वल्गर है। नहीं, मैं कहता हूं हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जी। ये देश के लिए फिल्म बनी है और सामाजिक मुद्दों के ऊपर। सर्टिफिकेट के लिए तो आपने बुलाया था, वरना आप जूरी में क्यों ऐसा रखते? नहीं है। ऐसे लोगों को आपने क्यों रखा जूरी में? अब आपके शो पे आके कोई कुछ बोल जाएगा, उसके लिए आप थोड़ी जिम्मेदार, आप होंगे जिम्मेदार। आपने तो बुलाया, आप अपना सवाल पूछ रहे हो। वो गलत करके गए हैं अपने पद को दुरुपयोग करके, और उसके लिए उनकी बहुत भर्त्सना भी पूरे देश भर में हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने मौके का नाजायज फायदा उठाया, गुमराह किए गए। लेकिन क्या इससे, सच्चाई से आप दूर हट जाओगे? जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो देश ना भूल पाया है, और कश्मीर फाइल्स के माध्यम से अगर उसको दिखाने का काम हुआ तो जिसको देखना देखे, जिसको नहीं देखना नहीं देखे। पर नसीरुद्दीन शाह तो भूल गए। और मैं भाई, उनसे क्या फर्क पड़ता है? 140 करोड़ में से एक है। और मैं कहना चाहता हूं, उनके समय समय के बयान ऐसे आते हैं, और ये एक टोली है जी। कोई विदेश में बोलता तो उसके बहुत सारे यहां पे भी सुर बजने शुरू हो जाते। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा, अगर द केरला स्टोरी में एक ऐसी समस्या के बारे में बात कही गई जहां बेटियों को गुमराह करके, धर्म परिवर्तन करके और ISIS के एजेंडे पर चलाना, आतंकवाद की राह पर चलाना, देश के खिलाफ एक ऐसी मुहिम खड़ी करना, अगर उसको उजागर किया गया है एक्चुअल स्टोरी, तथ्यों के आधार पर, तो जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना वो ना देखे। सिर तन से जुदा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इन दोनों में क्या फर्क है? और ये जो स्टेटमेंट आपने अपने भाषण में दिया था, क्या आपको इसका जरा भी पछतावा है, जरा भी अफसोस है? मैं अभी यही कहूंगा, ये तो सब जुडिस मामला है। मेरा इस आपके
प्रोग्राम पे इस पे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सच्चाई देश जानता है। पर आपको कोई दुख नहीं है कि आपने ऐसा कहा? मैं यही कहूंगा, मैटर सब जुडिस है और अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सच्चाई क्या है इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, एक प्रवक्ता के तौर पर वापस, हमने नाकामियों की बात नहीं की। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई सरकार से ना तो आप बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, ना और दूसरी नाकामियों के बारे में बात करते हैं। बेरोजगारी का मैं एक डेटा आपके सामने लेकर आया हूं। 2014 में था 4.9%, 2023 में है 8.11%। मतलब बेरोजगारी बढ़ी है। देखिए, हाउ डू यू डिफेंड दिस? रोजगार स्वरोजगार के अवसर लगातार बढ़े हैं। अगर आप ईपीएफओ का डाटा देखेंगे तो अभी का भी 1,15,00,000 ये पिछले 4 सालों का सबसे बड़ा आंकड़ा फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स का है। इनफॉर्मल और बाकी सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर 34 करोड़ मुद्रा लोन की मैं बात करूं, उसमें से भी 68% महिलाओं ने लेने का काम किया, तो अपने आप में दिखाता है बड़ा है। एक और नाकामी है किसानों की। आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन दुगनी हुई नहीं। दूसरा, आप कृषि कानून लेकर आए, वो भी लागू नहीं हुए। मैं बड़ा स्पष्ट करता हूं, जो कांग्रेस 10 साल में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए, मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, लागत प्लस 50% मुनाफा सुनिश्चित किया। एमएसपी की खरीद को भी हमने लगातार बढ़ाया और खरीद को भी दुगना किया, दाम भी बढ़ाए, खरीद भी दुगनी की, और किसानों को सिक्योरिटी नेट दिया, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जहां पे किसान को 1.5 से 2% केवल प्रीमियम देना है, लेकिन किसान को मुआवजा कितना मिला? 1,35,000 करोड़ रुपया। फसल बर्बाद होने, जो पहले 50% पे मिलता था, अब 30% पे मिलता है साहब, यानी कि 30% फसल भी बर्बाद होगी तब भी मुआवजा मिलेगा। और पहली बार देश में 51% कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई योजना बनी है, यानी कि पानी पहुंचा है, ये मोदी सरकार ने दिया।